बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर साइंस के ग्रेड 12 के लेक्चर नंबर 5 जो कि आज चैप्टर नंबर 2 सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, उसका आज चौथा हफ्ता है टोटल हमारे कोर्स का। और इसमें आज हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। अब सबसे पहले हम ये देखें कि हमारे पास इस चैप्टर के आज के वीक में हम क्या पढ़ेंगे। आज हमारे पास जो चैप्टर है वो है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हमारे पास आज के इस लेक्चर में वीक 4 में हमारे पास सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस, उसके बाद इसकी ऑब्जेक्टिव और आखिर में इसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। यानी हम आज पढ़ेंगे कि हमारे पास SDLC जो कि शॉर्ट फॉर्म है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, उसमें हमारे पास उसके इंट्रोडक्शन, उसी की इम्पोर्टेंस, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं और उसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, इसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो कि SDLC कहलाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये एक प्रोसेस है किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को क्रिएट करना या उसमें कोई चेंजेस करना। हमारे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मौजूद हैं, यानी हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर के सिस्टम्स हैं। हम अगर गाड़ियों को में देखें, हम अगर किसी और हार्डवेयर में ATM मशीन्स में देखें तो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मौजूद हैं जो कि उन हार्डवेयर्स को और उन मशीन्स को जिसमें वो लगाए जाते हैं उसको चलाता है। हमारे पास SDLC असल में वो मेथडोलॉजी है, वो मॉडल है कि जिसके ज़रिए हम डेवलप करते हैं किसी सिस्टम को। याद रखें SDLC में जो कि हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, इस मेथडोलॉजी से, इस मॉडल को फॉलो करते हुए हम एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स के ज़रिए, मुख्तलिफ फेजेस के ज़रिए एक कंप्यूटर सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम कहला रहा है, जो कि एक सॉफ्टवेयर कहला रहा है, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर कहला रहा है। याद रखें हमारे पास SDLC डिफरेंट स्टेप्स और डिफरेंट फेजेस प्रोवाइड करता है। इन डिफरेंट स्टेप्स और इन डिफरेंट फेजेस को हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने पहले ही आपको बता दिया कि हमारे पास ये एक मेथड है, एक मॉडल है जिसको हम फॉलो करते हैं, इनके डिफरेंट स्टेप्स को, डिफरेंट फेजेस को हम फॉलो करते हैं और हम कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम या हम कोई हमारे पास कोई कंप्यूटर सिस्टम सा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई कंप्यूटर सिस्टम लैपटॉप या डेस्कटॉप सिस्टम है हम उसको कंप्यूटर सिस्टम कह रहे हैं, नहीं। हमारे पास वो सिस्टम जिसमें सॉफ्टवेयर लगाया गया है, जो कि सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर पे कंसिस्ट हो रहा है, वो कंप्यूटर सिस्टम कहला रहे हैं। यहाँ पे वो हम प्रोड्यूस करते हैं, वो एक प्रोडक्ट की शक्ल में हम प्रोड्यूस करके देते हैं, लेकिन उसमें SDLC को हम फॉलो करते हैं। इसके बाद हमारे पास पहले तो ये बात आती है कि सिस्टम क्या होता है। जैसे मैंने पीछे कह दिया कि हमारे पास यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एक कंप्यूटर सिस्टम की जब बात हो रही है तो वो कंप्यूटर डेस्कटॉप है या कोई लैपटॉप है। वो हमारे पास कंपोनेंट्स, सेट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, किस चीज़ के लिए? फॉर कलेक्टिंग, क्रिएटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन। यानी हमारे पास एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सेट ऑफ कंपोनेंट्स जो कलेक्ट भी कर रहा है इंफॉर्मेशन, क्रिएट भी कर रहा है, स्टोर भी कर रहा है, प्रोसेस भी कर रहा है। आप देख सकते हैं ATM मशीन्स में आपसे कलेक्ट करता है ATM कार्ड, फिर उसी को प्रोसेस भी करता है, अपने पास भी रिकॉर्ड स्टोर कर लेता है कि इतने की ट्रांजैक्शन हुई है, और इसी तरह जो है ना आपको भी एक
इंफॉर्मेशन दे देता है रसीद की शक्ल में, और इसी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता है आपके अकाउंट में और मुख्तलिफ अकाउंट्स में, मैनेजर के अकाउंट्स में भी बता देता है। तो ये भी हमारे पास एक सिस्टम है। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंस है एसडीएलसी की, कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी क्यों हम एसडीएलसी को फॉलो करते हैं। वजह क्या है कि हम एसडीएलसी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को फॉलो करके ही कोई सॉफ्टवेयर, कोई सिस्टम बनाते हैं। याद रखें, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है तो हम इसको फॉलो करते हैं। वो इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले ये क्वालिटी सॉफ्टवेयर जो कि एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है वो डिलीवर करता है। आप देख चुके हैं, जब भी हम किसी चीज़ को प्लानिंग के ज़रिए क्वालिटी टेस्टिंग होगी, उसमें देखा जाएगा कि इसमें एरर्स कितने आ रहे हैं, उस एरर्स को बार बार ख़त्म करने के बाद वो डिलीवरी के काबिल होता है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसी प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की हामिल होती है उस प्रोडक्ट, उस सॉफ्टवेयर के लिहाज से उसके मुकाबले में जो कि बग़ैर किसी प्लानिंग के, बग़ैर किसी टेस्टिंग के, बग़ैर किसी क्वालिटी चेकिंग के, बग़ैर किसी एरर करेक्शन के डिलीवर कर चुके हों लोग। डेफिनेटली जब हम एक सिस्टम को, एक मॉडल को हम फॉलो करते हैं, उस मॉडल में हमारे पास डिफरेंट फेजेस हैं, डिफरेंट हमारे पास स्टेप्स हैं, जिसको अभी हमने पीछे जिक्र किया कि उसको हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास प्लानिंग भी है, जिसमें हमारे पास एनालिसिस भी है, जिसमें हमारे पास क्वालिटी चेकिंग भी है। इन सब को फॉलो करेंगे। इन सब स्टेप्स को जब फॉलो करते हैं, उन सब में एरर करेक्शन को फॉलो करते हैं, तो फिर हमारे पास एट द एंड जो चीज़ बनती है, जो प्रोडक्ट आती है, जो सॉफ्टवेयर बनता है, वो क्वालिटी सॉफ्टवेयर होता है। और क्वालिटी सॉफ्टवेयर उस सिस्टम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। दूसरी जो हमारे पास इंपॉर्टेंस है एसडीएलसी की, हमारे पास वेल डिफाइंड और सेटिस्फाइड सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप होता है। हम इसमें चूँकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, अभी हम आगे पढ़ेंगे, मौजूद होते हैं, जिसमें एक स्टेक होल्डर्स वो है जो कस्टमर है, जो आपको सॉफ्टवेयर बनाने का कहता है, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। वो आपको डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर क्लियर करके देता है और अपनी रिक्वायरमेंट को बड़े ब्रीफली डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपको दे देता है। जब वो आपको दे देता है, आपके पास डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में पड़ी होती है, आपके क्वेश्चंस क्लियर होते हैं उस सॉफ्टवेयर के बारे में, उनके यूज़र्स के हवाले से, उनकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसके हवाले से, रूल्स के हवाले से, जब सब कुछ क्लियर होता है तो आपके पास डेफिनेटली एक अच्छे तरीके से डिफाइन हुआ प्रॉब्लम सॉल्व करने से एक सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, जिसको आप डिलीवर करते हैं और जिससे आप भी सेटिस्फाई होते हैं और आपका कस्टमर भी सेटिस्फाई होता है। क्योंकि आपने बगैर प्लानिंग के नहीं बनाया, बगैर क्वालिटी चेकिंग के नहीं बनाया, बगैर जो है ना एरर करेक्शन के नहीं बनाया, बगैर आपने एनालिसिस के नहीं बनाया, आपने एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म बनाई होती है उसके बारे में। इस वजह से जो आपका बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही वेल डिफाइन होता है। इसके बाद हमारे पास आता है कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम। डेफिनेटली कॉस्ट मैटर करता है। कस्टमर जब भी कोई सॉफ्टवेयर की डिमांड करता है तो कस्टमर चाहता है कि सस्ते से सस्ता सॉफ्टवेयर, सस्ते से सस्ता सिस्टम वो हासिल कर ले। और इसी तरह जो डेवलपर्स होते हैं, जो डेवलपर की टीम होती है, जो कंपनी होती है जो सॉफ्टवेयर सेल कर रही है, बना रही है, उनकी भी यही कोशिश होती है कि वो एक अच्छी प्राइस में एक अच्छा सॉफ्टवेयर कस्टमर को दें ताकि उनकी सेल अच्छी हो। सो इसके लिए डिफरेंट एंगल से सोचा जाता है। इसमें बताया जाता है कि आपका जो सिस्टम है वो मिनिमम इतनी इतनी रिक्वायरमेंट का होना चाहिए ताकि वो सॉफ्टवेयर को रन करे। इसी तरह
एक कम कॉस्ट में एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर हासिल हो जाता है। बाज़ बार एक बड़ी प्राइस में एक ऐसा सॉफ्टवेयर बगैर प्लानिंग के, बगैर एनालिसिस के, बगैर क्वालिटी चेकिंग के, बगैर करेक्शन के मिल जाता है कस्टमर को, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता। शायद उसे सस्ता पड़ जाए लेकिन क्वालिटी अच्छी ना हो। सो इसीलिए आपको अगर एक अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम चाहिए तो आपको चाहिए कि SDLC को फॉलो करके सॉफ्टवेयर बनाएं। जब आप इस सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की इस मेथोडोलॉजी को, इस मॉडल को फॉलो करते हैं तो आपके पास एक कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम डेवलप होता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है SDLC की, वो है इट मैक्सिमाइजेस द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी ये है आप किसी चीज़ की प्रोडक्शन, पैदावार को बढ़ा रहे हैं। याद रखें, जब आप SDLC के मेथड को, इसके मॉडल को आप फॉलो करते हैं तो आप एक्चुअली प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा रहे हैं। हमारे पास इससे जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छा क्वालिटी का सॉफ्टवेयर, क्वालिटी का सिस्टम डेवलप होता है। इसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SDLC, यानी हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के वो तमाम मकासद। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमें क्वालिटी सिस्टम डिलीवर करने की श्योरिटी देता है, इंश्योरेट करता है। जैसे मैंने पीछे कहा कि जब हम एक मेथडोलॉजी को, एक मॉडल को फॉलो करते हैं जिसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी टीम होती है, एक टीम वर्क होती है, जिसमें प्लानिंग होती है, प्लान करके सब कुछ किया जाता है, फिर उसके बाद एनालिसिस की जाती है कि कौन सा सोल्यूशन बेहतर है, कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव है, फिर अगले फेजेस में उसको चेक किया जाता है, बनाया जाता है एक कंसर्न डेवलपर के ज़रिए, फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है, अगर कोई एरर आता है तो उसकी एरर करेक्शन की जाती है, क्वालिटी इंश्योर कराई जाती है कि क्वालिटी इंश्योरेंस हो। इसके बाद उसकी क्वालिटी को चेक करने के बाद लास्ट में फिर टेस्ट किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन की जाती है और फिर डिलीवर किया जाता है। इन सब फेजेस से गुजरने के बाद जो सिस्टम डेवलप होता है, जो सॉफ्टवेयर बनता है, जो प्रोडक्ट बनती है, वो जब कस्टमर को दी जाती है तो डेफिनेटली उसमें इंश्योर हुआ होता है एक हाई क्वालिटी। तो SDLC ये इंश्योर कराता है, जब हम इसको फॉलो करते हैं, कि आपके पास जो SDLC से फॉलो किया हुआ सॉफ्टवेयर बन रहा है, एक सिस्टम बन रहा है, वो एक क्वालिटी का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है। इसके बाद हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कंट्रोल होता है इस प्रोजेक्ट पे। जब हम इस SDLC को फॉलो कर रहे होते हैं, एक मेथड, इस मेथड को हम फॉलो, इस मॉडल को फॉलो करके हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, एक सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम बना रहे होते हैं, तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होती है। यानी अगर डेवलपर है तो उसका काम सिर्फ डेवलप करना है, प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग कर रहा है, इसी तरह उसमें एनालिस्ट है तो वो एनालिसिस कर रहा है, इसी तरह टीम लीडर है वो सारा ब्रीफ कर रहा है, इसी तरह प्लानर जो है वो प्लान बना रहा है कि कैसे हमने इसको किस स्टेप्स में किस किस बंदे ने करना है। इसी तरह क्वालिटी इन्हांसमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस का अपना एक टीम होती है, उसमें कंसर्न बंदे होते हैं, वो सिर्फ उसी को कर रहे होते हैं। और इसी तरह हमारे पास टेस्टिंग के लिए अपनी एक टीम है। इन तमाम जो लोगों पे बनी हुई ये टीम है मैनेजमेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस प्रोजेक्ट को, वो
इतनी स्ट्रांग होती है कि इसकी आप कह सकते हैं कि इसकी प्लानिंग जो हो रही है, इसका एनालिसिस जो हो रहा है, इसकी क्वालिटी चेकिंग जो हो रही है, इसकी टेस्टिंग जो हो रही है, इसकी डेवलपमेंट जो हो रही है, प्रोग्रामिंग जो हो रही है, वो सारी की सारी हमारे पास एक काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर रहा होता है। बजाय कि ऐसा नहीं होता कि एक ही शख्स है, वही टेस्टिंग भी कर रहा है, वही प्लान भी कर रहा है, वही एनालिसिस भी कर रहा है, वही प्रोग्राम भी बना रहा है। पूरी टीम है, इसमें हर बंदा स्पेशलाइज्ड होता है, SDLC को फॉलो करके प्रोजेक्ट बनाया जाता है। और लास्ट में जैसे हमने पहले भी कहा कि इम्पोर्टेंस भी इसकी यही है और ऑब्जेक्टिव भी यही है कि वो प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा करता है। कि जो SDLC को आप फॉलो करते हैं, इस मेथड को, इस मॉडल को जब आप फॉलो करते हैं तो आपके पास जो सिस्टम्स बनते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। यानी आप बहुत सारे सिस्टम डेवलप कर लेते हैं कम वक्त में बहुत सारे प्रोडक्ट्स डिलीवर कर देते हैं कस्टमर्स को फॉलोइंग SDLC। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स हमारे पास कौन कौन से हैं और स्टेक होल्डर्स होते क्या हैं? हमारे पास स्टेक होल्डर्स SDLC में वो तमाम एंटिटीज़, यानी वो तमाम लोग, वो तमाम ग्रुप्स जो कि या तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं या उससे बाहर होते हैं। यानी जो बनाने वाले हैं लोग हैं, जिसमें हमारे पास एनालिस्ट आ सकता है, जिसमें हमारे पास प्रोजेक्ट लीडर आ सकता है, टीम लीडर आ सकता है, मैनेजर्स आ सकते हैं, उसमें हमारे पास बनाने वाले जितने भी कंसर्न लोग हैं वो सारे शामिल हो सकते हैं। इसी तरह जो स्पॉन्सर कर रहा है, जो उसका खर्चा उठा रहा है, जो उसको बनाने के लिए कस्टमर हो सकते हैं वो। इसी तरह जो कंपनी है जो बनवाना चाह रही है, उसमें मौजूद जितने उसके यूज़र्स हैं जो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, वो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। यानी उस प्रोजेक्ट में जितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, जितने भी लोग उससे इन्वॉल्व हैं किसी भी शक्ल में, वो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं उस SDLC के, यानी उस सॉफ्टवेयर के जो SDLC को फॉलो कर रहा है। हमारे पास ये तमाम स्टेक होल्डर्स हैं और ये किसी ना किसी स्टेप पे कोई ना कोई मकसद रखते हैं। हमारे पास जो डेवलपर की टीम है वो डेवलप करने का एक मकसद रखती है, एनालिस्ट की है तो एनालिसिस का रखती है, यूज़र जो उस कंपनी में जो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे वो इसके यूज़ करने का मकसद रखती हैं। सो हर एक का एक अपना फ़ायदा है, एक मकसद है, जिसकी वजह से इसको स्टेक होल्डर्स कहा जा रहा है। याद रखें, हमारे पास जैसे हमने कहा कि इस लेक्चर में हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन की। उस इंट्रोडक्शन में हमने बयान किया कि हमारे पास SDLC क्या है। हमने कहा कि ये हमारे पास एक मॉडल है जिसको फॉलो करके हम कोई प्रोडक्ट, कोई सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर, कोई सिस्टम बना के देते हैं। इसी तरह सिस्टम को भी हमने डिफ़ाइन किया, जो कि आपसे इंफॉर्मेशन गैदर भी करता है, आपको प्रोसेस करके भी देता है, डिस्ट्रीब्यूट करके भी देता है, क्रिएट करके भी देता है, वो सिस्टम कहलाता है। फिर उसके बाद हमने दूसरे नंबर पे SDLC की इम्पोर्टेंस को पढ़ा। क्या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस में हमने कहा कि ये क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिलीवर करके देता है, इंश्योर करता है हमारे पास कि ये वेल डिफाइंड और सेटिस्फाइड सॉफ्टवेयर होगा। इसी तरह कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम डिलीवर करता है ये। और हमने मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी का भी पढ़ा कि ये भी इसकी इम्पोर्टेंस में है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े।
ऑब्जेक्टिव्स में हमने बताया कि जो भी मकासद हैं SDLC के, कि हम इसको क्यों फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि उसकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो यही है कि हमारे पास जो सिस्टम डेवलप होता है, बनता है, वो डिलीवर होता है, वो एक हाई क्वालिटी का सिस्टम होता है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव। इसी तरह हमने कहा कि जितने भी इसमें कंसर्न लोग हैं डेवलपमेंट टीम में, चाहे वो मैनेजर हैं, चाहे वो डेवलपर हैं, चाहे एनालिस्ट हैं, चाहे क्वालिटी टेस्टिंग वाले हैं, वो सब के सब इस प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इसमें सब जितने भी हमारे पास मौजूद होते हैं लोग, वो हमारे पास हाईली क्वालिफाइड, और जितने भी इसमें मैनेजर्स हैं, जितने भी इसमें मैनेजमेंट की टीम है, वो अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड होती है। और साथ में हमने प्रोडक्टिविटी के बढ़ाने की भी बात की कि SDLC को जो फॉलो करता है वो, उसका एक मकसद ये भी है कि वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, यानी पैदावार को बढ़ाता है। इसी तरह हमने लास्ट में भी स्टेक होल्डर्स के बारे में पढ़ा कि वो तमाम लोग, वो तमाम ग्रुप्स जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में हैं या नहीं हैं, इसका इस प्रोजेक्ट से जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, जो सिस्टम बन रहा है, उससे किसी भी हवाले से कोई लिंक बनता है, वो स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। ये हमारे पास आज के लेक्चर का खुलासा भी था। उसको समराइज फॉर्म में भी मैंने लास्ट में आपको बयान करके दे दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम SDLC की फेजेस को शुरू करेंगे और इंशाल्लाह एक एक को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तक हमारे पास आज चैप्टर नंबर 2 का 4 टॉपिक्स जो आज हमने कवर किए वो थे। आप लोगों से उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी, और मज़ीद नेक्स्ट वीक के लिए आप लोगों को एडवाइस है, आप लोगों को सजेशन है कि आप SDLC के फेजेस को एक बार बुक्स में रीड कर लें। नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक है, हमारी जो टेक्स्ट बुक है सेकेंड ईयर की, ग्रेड 12 की, उसको आप, उसमें मौजूद SDLC के फेजेस को, उसके स्टेप्स को एक बार आप पढ़ लें, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझने में आसानी हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।